अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, और ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक फितना है। ये विफाक के ख़िलाफ़ तीसरी चौथी दफ़ा लश्कर कुशी कर रही है। ऐसी मज़मूम हरकत तो कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने मज़ीद भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, सुनिए ज़रा। हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनान पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। हमें इसके लिए पूरी एक संजीदा सोच के साथ, पुख्ता सोच के साथ और एक पुख्ता अमल के साथ हमें आगे बढ़ना है। या पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जथा है, एक ग्रोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर कहा कि अब सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या तो मईशत को बचाएं या फिर धरनों जलसों में तवानाई सर्फ करें। तो ऑप्शन वाज़े है कि अब मज़ीद मौका नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही सख्त बयान वज़ीर आज़म का, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से आज बात करेंगे। और दूसरी जानिब मुतराद इत्तलात, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बातें, अफवाहें भी चल रही हैं। इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। कैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हुकूमत को अब रवैया अपनाना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए? क्या सख्त एक्शन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, या फिर इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को सुलझा लेना चाहिए? हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उससे आपको क्या इम्प्रेशन मिल रहा है? क्या इस दफ़ा किसी सख्त एक्शन के लिए संजीदा है हुकूमत? अलीना, मेरी राय में तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि एक मेन स्ट्रीम सियासी जमात के ख़िलाफ़ आप सख्त एक्शन लें। एक सियासी मसला है, उसको आपको सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए। एक मेन स्ट्रीम सियासी जमात के बारे में बात की जा रही है जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, मजाक नहीं है। 18-19 मिलियन, शायद इससे भी ज़्यादा उन्होंने वोट लिए हैं। आज भी मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो PTI जो है वो बड़ी आराम से जीत जाएगी। उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। उनका बुनियादी हक है एहतजाज करना, लेकिन हम आपको अब इजाज़त नहीं देंगे। आप अब अगर आएंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे आप के खिलाफ। अच्छा, इससे मैसेज क्या जाता है उनके वोटर्स को, PTI के सपोर्टर्स को, जो मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद है, एक ऐसे मुल्क में जहां पे पहले ही बहुत ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ी हुई है। उनको मैसेज ये जाता है कि इन वोटर्स की, इन पाकिस्तानियों की, इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है, इनके राय की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद दुनिया को क्या मैसेज जाता है? अगर आप ये करते हैं और एक सख्त या फिर पाबंदी लगाते हैं PTI पे, जैसे आजकल बातें हो रही है, करारदाद लाई जा रही है, या गवर्नर राज लगाते हैं, तो आप मैसेज दुनिया को ये देते हैं कि पाकिस्तान अब एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया है। जो मुल्क जो चीफ के दुनिया में कह रहा है कि यहाँ पे we're open for business, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, यहाँ पे आप आके अपने पैसे लगाएं, वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि अगर मुझे वैसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन एक अनस्टेबल, एक अनपॉपुलर हुकूमत और एक अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ बैठ के कौन ही इस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो इस किस्म के जब आप बयानात देते हैं और हुकूमत की तरफ से आते हैं तो आप बस नफरतें बढ़ाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये हुकूमत इतनी खौफजदा है अपनी गैर मकबूलियत को लेके कि हर चीज़ का जवाब होता है बंद कर दो, सख्त एक्शन ले दो, पाबंदी लगा दो, और कोई इनके पास जवाब नहीं है और कोई तरीका नहीं है मामलात को हल करने का। हुकूमतें जो होती हैं, रियासतें जो होती हैं, वो रिस्ट्रिक्ट
रिस्ट्रेंट दिखाती हैं, डायलॉग से मामले को हल करती हैं। और यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा सकता पीटीआई और रियासत को। पीटीआई एक ऑपोजिशन की सियासी जमात है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, उनके पास सारी स्टेट मशीनरी है, उन पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और आखिर में लीना, मैं तो ये कहूंगी कि मुझे तो आजकल लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, या अगर लड़ना चाहते हैं तो फिर शायद किसी और के सहारे जीतना चाहते हैं, वोट के सहारे नहीं जीतना चाहते। क्योंकि इस किस्म के अगर इकदामात लेंगे और बयानात देंगे तो या तो फिर इलेक्शन आगे ही कराने पड़ेंगे, या आइन को तब्दील करके, या फिर इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून इस किस्म के हालात में तो नहीं लड़ सकती। आपने बहुत दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एंड राइटली सो, कि एक सियासी जमात के ख़िलाफ़, एक बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़। लेकिन वज़ीर आज़म तो कहते हैं सियासी जमात नहीं है, ये इंतशार फैलाने वाली जमात है। और प्लस वो ये भी कहते हैं कि जब हर दूसरे दिन आप इस तरह से चढ़ाई करेंगे विफाक के ऊपर, तो फिर जस्टिफाइड है हम एक्शन के लिए। ये सियासी जमात, वजीर आजम बैठ के फैसला करेंगे कि कौन सियासी जमात है और कौन सियासी जमात नहीं है, या मुल्क के वोटर्स फैसला करेंगे कि कौन सियासी जमात है और नहीं है? वो है एक सियासी जमात, चाहे वजीर आजम को अच्छा लगे या ना लगे। वो नेशनल असेंबली में भी बैठते हैं, वो सेनेट में भी बैठते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, और उनके खिलाफ सख्त इकदाम, जैसे मैंने कहा लीना, देखिए एक सियासी जमात का बुनियादी हक होता है सियासी जमातों का एहतजाज करना। और वो अगर ऑपोजिशन में है, ठीक है, अगर वो आपको प्रोवोक भी कर रहे हैं, रियासत का बुनियादी हक नहीं होता कि आप खुल के जाके ताकत का इस्तेमाल करें। रियासत का काम होता है, रियासत की बल्कि जिम्मेदारी होती है कि आप रिस्ट्रेंट दिखाएं, मामले को हल करने की कोशिश करें ताकि कोई इंसानी जान ना जाए। ये नहीं, आप बुली नहीं है, आप आके टीवी में बैठ के कह दें कि हम सख्त करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, इनको आने नहीं देंगे इस्लामाबाद को। आप कैसे कह सकते हैं वो नहीं आएंगे इस्लामाबाद? सिर्फ आप बैठ के फैसला करेंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा इस्लामाबाद में? तो मैं बिल्कुल ये वजीर आजम बैठ के नहीं ये फैसला कर सकते कि कौन सियासी जमात है, कौन सियासतदान है और कौन नहीं है। एजाज, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से? अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, और साथ ही साथ ये सवाल भी कि क्या इस दफ़ा हुकूमत संजीदा है सख्ती की पॉलिसी के ऊपर? जो अल्फाज उनके सख्त नज़र आ रहे हैं, क्या वो अमल में भी तब्दील होंगे? अलीना, पहली बात तो ये है कि हमें ना कॉन्टेक्स्ट पूरा समझना होगा, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, गो के हमारे 75 ईयर्स से ही एक मसला चला आया है कि हम अथॉरिटेरियन स्टेट का ज़्यादा रोल रहा है, हम डोमिनेंट जो पीरियड्स हैं वो अथॉरिटेरियन स्टेट के रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट तो कभी मुकम्मल तौर पे बनी नहीं। लेकिन ये जो क्राइसिस है ना, ये 2014 से ऑनवर्ड शुरू हुआ है, जो लेटेस्ट हिस्ट्री का क्राइसिस है। 2018 में इसने एक नई जिहत पकड़ी, और वो ये थी कि इलेक्शन में मुकम्मल जो जिसे कहते हैं टेम्परिंग, स्टेट लेवल पे टेम्परिंग, और वो हमने देखा कि जो इलेक्शन का 2018 का एक हमने सिलसिला देखा, उसकी थोड़ी तब्दीली के साथ 2024 में हमने देखा। तो इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हम माने या ना माने, जो विल ऑफ द पीपल है वो रिप्रेजेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं कर रही। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं ना कि मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलदा, ठीक है। अब मामला ये है कि यार क्यों बोलता? वो यार इसलिए बोलता कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान हैं, उन्होंने जो रास्ता अपना लिया है अपनी सियासत का, वो रास्ता, दो चीज़ें उस रास्ते में बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। एक ये है कि टकराव उन्होंने करना है, हर सूरत में करना है, और वो टकराव की पॉलिसी के ऊपर ही अमल पैरा हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2018 के बाद भी, तो तब भी वो तबाही और टकराव चाहते थे कि मैं अंदर कर दूंगा, मैं गिरफ्तार करता हूं, मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये एक सुल्तान राई अप्रोच थी उनकी। जब उनको बाहर निकाला जा रहा था तो ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए आपने एक नैरेटिव बनाया, होना तो ये चाहिए था उस नैरेटिव को बनाते और टकराव की सियासत छोड़कर जोड़ने की सियासत पे अमल दरामद करते और एक कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स करते। लेकिन उन्होंने रास्ता अपना लिया, एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसके सामने टकराव है, खुदकुशी है, या बल्कि यूं कह ले कि उसके सामने खाई है। और जब
टकराव की पॉलिटिक्स की गई, और ये टकराव की पॉलिटिक्स उन्होंने अपनाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आपने टकराव की पॉलिटिक्स की तो उसका जवाब भी आपको उसी तरीके से मिला जिस तरीके से आप नाम ले लेके टकराव करते रहे। अब पाकिस्तान अमली तौर पर एक बंद गली में चला गया हुआ है। ये हमारी बड़ी अच्छी, मैं इनके इंटेलेक्ट से बड़ा इम्प्रेस हूँ बेनज़ीर से, और बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं। ये बेनज़ीर ने बात कही ना कि इम्प्रेशन जाएगा अथॉरिटेरियन। हम अथॉरिटेरियन स्टेट हैं, इम्प्रेशन जाने की बात मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी एक एहतियात शायद बरती। अब मामला यह कि हमें फर्दर अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ कौन लेके जा रहा है? एक तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि थ्रू आउट उनका एक रोल रहा है, लेकिन उसमें हमारी पॉलिटिकल क्लास, और पॉलिटिकल क्लास में भी पर्टिकुलरली हमारे मारूफ लीडर इमरान खान, उनका बड़ा बहुत बुनियादी रोल है कि वो मुसलसल टकराव कर रहे हैं, मुसलसल वो चाहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दी जाए, और ईंट से ईंट बज नहीं रही, क्योंकि ईंट से ईंट जब वो बजाने आते हैं तो जो सबसे ताकतवर हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं और वो फिर ईंट से ईंट बजने नहीं दे रहे। यही बात मैंने और आपने देखी। आल्दो के पॉपुलर वोट में जाए तो शायद जो बानी पीटीआई है उनका वोट है। अब आगे अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज तो नजर आती है कि वो कह रहे हैं कि हम ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे, यानी कि अगर हमें हुकूमत नहीं मिली तो हम आपको भी हुकूमत नहीं करने देंगे। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि पाकिस्तान माशी तौर पे बैंकरप्ट होने जा रहा है और फिर बाकी प्रॉब्लम्स फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। एक तो हम मौजूदा स्टेट ऑफ प्रॉब्लम में हैं और एक आगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात कही है ना कि इन पर पाबंदी लग जानी चाहिए या जो इम्प्लाई किया, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे, ये पीछे एक पूरी सोच है। आप देखिए बलोचिस्तान असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है। बलोचिस्तान की जो असम्बली है वहां से करारदाद मंजूर होना कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाए बड़ा मानी खेज है, याद रखिए। और उसी करारदाद का एक और डुप्लीकेट जो है बिल्कुल उसी तरह की करारदाद पंजाब असम्बली में भी जमा करा दी गई है। तो अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ने लग पड़ी हैं कि हम इस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें, और शायद ये उस तरफ चीज़ें रुख कर रही हैं। लगे या ना लगे एक अलग बात है, लेकिन अगेन आप इस जमात के ऊपर पाबंदी भी लगा दें, इनकी सियासत दुरुस्त नहीं, तबाही की सियासत भी है, क्या पाबंदी लगाने के बाद मसला हल हो जाएगा? असल बात तो ये है कि आप पाबंदी लगाने की बात करें, फर्ज करें पाबंदी लगा भी दें, आप लगा सकते हैं, उसके असूल अखलाकियात छोड़ दीजिए, ये पावर की लड़ाई है। पावर में जब लड़ाई होती है तो फिर वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन लव एंड वॉर। जी, फेयर एंड लव एंड वॉर। तो अब ये वॉर की सिचुएशन है, यहाँ पे पाबंदी भी लग जाए, जरा उस सिनेरियो को देख लीजिए। तो पाबंदी भी लगने के बाद क्या ये जो तनाज़ा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की रियासत में एक अपने अरूज के ऊपर पहुंचा, ये हल हो जाएगा? आंसर इज नो, अनफॉर्चुनेटली बिग नो। क्या खान साहब और पीटीआई दुरुस्त सियासत करें? आंसर इज नो। प्रॉब्लम यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं एक बड़े हेड ऑन कंक्लूजन की तरफ। अच्छा, जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, जब तक ये पॉलिटिकल क्लास इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इनका इख्तियार है, ये चीज़ें संभाल के रखेंगे, ये डिफ्यूज़ करते रहेंगे। लेकिन कोई एक वाकया, मुशर्रफ साहब कितने मजबूत थे, आपने और मैंने देखा ना कितने मजबूत थे। एक वाकया हुआ 9 मार्च का, और फिर वो जिसे कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथ से इक़्तिदार मुट्ठी से जिस तरह रेत निकलती है उस तरह निकल गया। तो ये खुदा ना करे, मैं कहता हूं वो सिनेरियो हमारे लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा कि एक बड़ा टकराव हो जाए। सर फिर हल क्या है? अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह बढ़, देखिए हल क्या है? हल जो है ना, इसका 2 हल हैं। एक तो है पॉलिटिकल क्लास का कि पॉलिटिकल क्लास बैठ के निकाले, वो नहीं निकाल रही, और ना निकालने की वजह सिर्फ एक साहब है, वो जनाब इमरान खान साहब हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सारी ईमानदारी, सारी जो विजन है, सारा इंटेलेक्ट है सिर्फ उनके पास है। वो कहते हैं बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं। तो मतलब ये कि पॉलिटिकल क्लास को तो आप साइड पे रख दें। शहबाज शरीफ साहब का इतना विजन नहीं है कि वो कर सके। नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुझे पूरी है कि उनके पास है, लेकिन वो कोई अभी कदम नहीं ले रहे। उसके बहुत सारी वजूहत है, उनकी बेटी वजीर आला है, सब कुछ है, और चीज़ें। वो नवाज शरीफ साहब तो नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन आप ये कहें कि उनका विजन है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है, तजर्बा है। अब आखिरी बात,
एक बात रह गई, मैं बिल्कुल एक रियलिटी की बात करूं। रियलिटी ये है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो अगर कदम उठाए और वो समझे कि ये चीजें हमने पाकिस्तान को एक ट्रू डेमोक्रेटिक फोर्स बनाना है और वो सबके साथ बैठे और बता दे कि भाईजान ये होगा, ये नहीं होगा, हमारा ये रोल है, हम ये स्टेप बैक करते हैं, आप ये चलाएं, बिल्कुल चलाएं, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे इसके अलावा कोई तीसरा, यानी कि एक तो नजर आ रहा है विजिबल एक्सीडेंट तो नजर आ रहा है ना, बिल्कुल तबाही तो विजिबल नजर आ रही है, आज होती है, साल बाद होती है, 2 साल बाद होती है। दूसरी जो चीज नजर नहीं आ रही वो पॉलिटिकल कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। और ये जो मैंने बात की है ये भी अगेन एक आइडियलिज्म के ऊपर बात की है। आप कहना चाह रहे हैं, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता, लेकिन हुकूमत नहीं, जो ताकतवर हल्के यानी रियासत को ये इफ़हाम व तफ़हीम से सॉल्व करना चाहिए, ऐसा ही है? इसलिए कि 2 सूबों में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पॉपुलर नहीं रही। पंजाब में भी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल हेजमनी टूट गई है। सिंध में एक वजीर आजम फांसी लगा है और सिंध की एक वजीर आजम पिंडी में कत्ल हुई है, तो पॉलिटिकल हेजमनी सिंध में तस्लीम नहीं एस्टैब्लिशमेंट की जाती। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक विजडम का मुजाहरा करके सबको बिठाया जाए, सबको एक जगह बिठाया जाए। एक दिलचस्प तजवीज़ दी है एजाज ने, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या इस वक्त मूड भी है, ऐसा माहौल भी है, क्या चल रहा है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सख्त अल्फाज, पार्टी पर पाबंदी, गवर्नर राज की अफवाहें, कयास आराइयाँ, इसमें भट्टी साहब ये बताइएगा, क्या रियासत ने भी अब सख्ती का फैसला कर लिया है? और फिर ऑफ कोर्स हमारे बुनियादी सवाल पर आपकी राय कि होना क्या चाहिए? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि जब गुज़श्ता रोज़ मैं ये आपको शेर सुना रहा था कि मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद हाथ कर गया, मुर्शद क्या कहूँ, मुर्शद पतली गली से निकल गया। और जब गुज़श्ता रोज़ आप बड़े मुदब्बराना और तफक्कुराना, और जैसा कि आप हैं मुदब्बर और तफक्कुराना, तो आप मरियम वट्टू का बयान सामने रख कर मुझे चारों तरफ से एज़ यूजुअल घेर रही थी और पूछ रही थी कि भट्टी साहब क्या वाकई अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा हुआ है? तो ऐन उन लम्हों में आपके तदब्बर और तफक्कर को सलाम करते हुए, ऐन उन्हीं लम्हों में जब हम ये बातें कर रहे थे, पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हो रहा था और उसमें बुशरा बीबी जो इज्तिजाज में नहीं आए उनको बेशरम और बेगैरत कह रही थीं और सलमान अकरम राजा से जवाबदेही तलब कर रही थीं। और सलमान अकरम राजा जवाब में कह रहे थे कि मैं इमरान खान और पार्टी को जवाब दे हूँ, आपको नहीं। और फिर उसके बाद हामिद रज़ा और सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा और बाकी जो बातें आईं और अब उनको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। और एक आध ने तो ये भी कहा कि हम तो चलो नहीं आए किसी वजह से, या मजबूरी की वजह से, या सख्ती की वजह से, या हमारी कोई और ड्यूटियां लगाई हुई थी इमरान खान साहब ने, तो लेकिन आप जो पहुंच गए थे आपने क्या किया, आप और अली अमीन गंडापुर ने, तो उस पर काफ़ी तलखी हुई। और दूसरी बात मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले कि सानिया डी चौक पर अब हुकूमत को सच बोल देना चाहिए और सानिया डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी प्रोपेगंडा नहीं करना चाहिए। ये जो है ना कि सैकड़ों लोग गोलियों से जान से गए, ये गलत है, ये ऐसा ना करें। और ये जो है कि गोलियां चली ही नहीं हुकूमत की तरफ से और ना कोई जान से गया है ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ये भी गलत है। ये झूठ जो हैं दोनों तरफ से गले पड़ जाएंगे। गार्डियन की स्टोरी आ चुकी है जिसमें वो सैकड़ों ज़ख्मी और 17 जान से गए। बीबीसी ने पिम्स और पोली क्लिनिक के हवाले से जो बात की है, और वो जो हैं कि 4 या 5 जान से गए और सैकड़ों ज़ख्मी हुए और कई लोगों के जनाजे भी पढ़ाए जा चुके हैं। तो लिहाजा अब झूठ ना बोला जाए और इससे सबक सीखा जाए। अब आ जाइए मैडम शेख शहबाज शरीफ साहब पर। शहबाज शरीफ साहब, अकल को हाथ मारें। आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ कर जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो लाइव चल रही थी, क्या आपको ये ज़ेब देती है?
आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करें गंडापुर और बुशरा बीबी का जो भाग गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये इस मुल्क के लिए कोई एक नेक शगुन था, कोई दुआ लग गई या कोई अच्छा कर्म था जो हो गया, अल्लाह ने कर्म किया और बुशरा और अली गंडापुर भाग गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बजाय इससे आप सबक सीखें। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने उनके मैंडेट पर तो कब्जा कर लिया है, हमने उनकी मखसूस नशिस्तें तो उनको वापस नहीं की, हमने उनको सियासी स्पेस नहीं देनी, हमने जाली और झूठे मुकदमे भी बनाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब इस्लामाबाद में आपकी मोहर चलेगी कि आपका जो है जिस पे आप मोहर लगाएंगे वो कैपिटल में आ सकेगा, जिस पे नहीं लगाएंगे वो नहीं आ सकेगा। और जलसा जुलूस इस्तिजाज जुर्म हो चुका है, बल्कि ये फितना दहशतगर्दी और तखरीबकारी हो चुकी है। मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा गलत पे गलत फैसले कर रही है और ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि फौज से वो लड़ने के लिए सियासत में नहीं आई थी, ना फौज से लड़ के वो जीत सकती है। और एक सानिया 9 मई से वो सबक सीख ले और मीर जाफर मीर सादक से सबक सीख ले, तदब्बर करे, तफक्कुर करे, तहम्मुल करे, दरमियानी रास्ता निकाले। लेकिन मैडम शेख के क्या जब आप किसी बंदे से, किसी सियासी जमात से बात भी ना करें, उसको साथ बिठाएं भी ना और उल्टा उसको कहें कि ये जत्था है, तखरीबकारी है, तखरीबकार है, ये गिरोह है, ये दहशतगर्द हैं, तो बताएं ये क्या मुल्क चला पाएंगे? शहबाज शरीफ साहब नहीं चला पाएंगे। क्या मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या सरमायाकार आएंगे यहाँ? नहीं आएंगे। क्या मईशत बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। क्या हम अगर सारे इकट्ठे ना हुए, ये जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है जिसमें रोज हमारे जवान और सिविलियन शहीद हो रहे हैं, उसको हम रोक पाएंगे? अगर हम सारे इकट्ठे ना हुए, नहीं रोक पाएंगे। मैडम शेख, करोड़ों वोटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे। आप बिलाशुबा ये जो जितने भी इधर जान से गए हैं, रेंजर गए हो, पुलिस एहलकार गए हो या सिविलियन गए हो, उनके जो हुकूमत में जो सामने थे उन पर भी पर्चे करें और बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर पर भी पर्चे करें। और कोई तखरीबकारी करता है, दहशतगर्दी करता है या कोई हट के काम करता है, उस पर भी पर्चा करें। लेकिन क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं ये तखरीबकार हैं, ये दहशतगर्द हैं? मैं राना सनाउल्लाह के उस बयान के साथ जाऊंगा मैडम शेख कि अगर पीटीआई पर आप पाबंदी लगाने गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ बलूचिस्तान असम्बली की करारदाद से, और मुझे ऐसी करारदादों का कभी कुछ नहीं निकला। 77 सालों से हम यही खेल खेल रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा दो, उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। और कल ये शहबाज शरीफ दोनों आंसुओं से रो रहे थे कि हमें गद्दार कहा जा रहा है, हम पर आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि फिरौनियत ना करें, ये बंद कर दें फैक्ट्रियां आर्टिकल 6 की, पाबंदियों की और काफिरों की, और ये सारा कोई भी इसमें हमारा गद्दार नहीं है। तो मैडम शेख, अगर पीटीआई पर पाबंदी लगी या लगाने की कोई नीयत है या कोई सोच है, अगर केपी में गवर्नर राज लगा या लगाया गया, तो इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं होगा। इससे ज़्यादा मामलात बिगड़ेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। और ये जो आज आपने जो कुछ भी करके रियासती या हुकूमती या हुकूमत की रिट मनवाई है, अब इसके बाद जब होते हैं ना, आप लुडियाँ डाल रहे होते हैं, भंगड़े डाल रहे होते हैं, फतह के जश्न मना रहे होते हैं, तो उसमें अगर अकल ना आए, फहम ना आए, तदब्बर ना आए, तो बात बिगड़ती है। तो अभी भी वक्त है बातचीत, मुज़ाकरात, और मैं एजाज़ की बात से एग्री करता हूँ। सारे स्टेक होल्डर्स जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक, मैं फिर कह रहा हूं, बुनियादी मसले हम हल नहीं करेंगे। 9 मई का मसला है, इलेक्शन धांधली का मसला है, सियासी स्पेस का मसला है, तो जब तक हम वो हल नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, मैं एजाज की इस बात से एग्री नहीं करता कि सारे खराबियों की जिम्मेदार इमरान खान है। नहीं, सारी खराबियों की जिम्मेदार इमरान खान का बड़ा हाथ होगा। इमरान खान सही कह रहे हैं कि वो सारी नहीं कहा, तो एक बड़ा हिस्सा, मैंने सारी कहा, तो सारी खराबियों का जिम्मेदार जो भी है हम सबको पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। पाकिस्तान तो हम सारों का है ना, और ये कोई अच्छा लगेगा कि आप जिसका आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते उस पर पाबंदी लगा दें।
एक्स है, एक्स जी बड़ा दहशतगर्द है, ट्विटर पाबंदी लगा दें। और जी ये सोशल मीडिया जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, पाबंदी लगा दें। और ये जो जमात है ये हमसे जीत जाती है, पाबंदी लगा दें। यानी आप कितनी पाबंदियां और लगाएंगे, कितने आइस के नशे डालेंगे और साफियों पर, कितने हम ताकत के नशे में बाकी को नशई बनाएंगे। ना करें इस तरह। ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, हम सब का है। खुदा के लिए बातचीत, मुज़ाकरात, यही इस मुल्क के लिए भी अच्छा है, मईशत के लिए भी, दहशतगर्दी के लिए भी, कौम के लिए भी। और आप गली मोहल्लों में जाएं, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, किसी जमात की बात नहीं कर रहा, गली मोहल्लों में जाएं, मसाइल ही और हैं, बहसें ही और हो रही हैं, चीज़ें ही और हो रही हैं। और जो हम छुपाते हैं, हम नहीं कह पाते, जो हम बात नहीं कर सकते, वो गली मोहल्लों में हो रही हैं। तो ये सारे हम सब एक हैं। मजीद वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह के नाम पे, आपका तो काम था कि दरमियान में आप कोई रास्ता निकालते। आप कहते कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, अल्लाह ने मुझे जैसे भी मौका दिया है, तो मैं अब इसमें से कोई रास्ता निकालूंगा। और मुझे एक आखिरी बात, दुख तकलीफ हो रही है कि जब बजट सेशन होता है तो नवाज शरीफ छुट्टी ले के चले जाते हैं, जब मुल्क जल रहा होता है तो बजरिया हेलीकॉप्टर मरी चले जाते हैं। मैं क्या करूँ अब? यानी आप कोई रह ही नहीं गया जो सारों को बिठा सके और मामलात आगे बढ़ा सके। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे सवाल करूं, 3-4 सवाल हैं। ये बता दूं, आपने अभी केसेस वगैरह का जिक्र किया। अपडेट ये आई है कि वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स बना दी है मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, जो 24 नवंबर के बाद सारे के सारे वाक़यात हुए, उसका जायज़ा लेंगे और उसमें जो अपेरेंटली मुंतशिर अनासिर हैं या इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, उनकी निशानदही करेंगे। भट्टी साहब ये बताएं, मुख्तसर प्लीज़ रखिएगा, इसी एक जुमले को, ये वज़ीर आज़म साहब ने जो कमेटी बनाई है ना, ये वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, इसमें बाकी जमातों के लोग भी डालें अगर कोई इसकी कोई क्रेडिबिलिटी रखनी है तो। और अगर इस कमेटी ने भी तरीके इंसाफ को रगड़ा लगाना है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैं सवाल करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है, माजरत, मैं एजाज, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, आप भी कहना चाहते हैं, बेनज़ीर भी कहना चाहती हैं कुछ। मैंने आप सबको आपकी मर्जी का टाइम दिया, बट आई थिंक इट्स ओनली फेयर, मैंने अपना सवाल भी अब विड्रॉ कर लिया है। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब की राय और तज्जिया एक छोटे से ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म के खिताब के ऊपर हम बात करें। मज़हर साहब, आप कहिएगा, हल क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी राय में? और ये पॉइंट भी कि एमल वली खान साहब ने आज ये कहा है कि वो गवर्नर राज नहीं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। देखिए, डी चौक पर जो कुछ भी हुआ वो तमाम जमहूरी सोच रखने वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी होना चाहिए। गोली इस तरफ से चली या पत्थर उस तरफ से चले, जो भी कुछ डी चौक पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है कि कहा तो ये गया था, दावे तो ये किए गए थे कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, फिर कहा 0 पॉइंट पर रोक लिया जाएगा, वहाँ भी नहीं हुआ, फिर वो डी चौक पर पहुँच गए। तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब खुद लें कि उन्होंने तो जो दावे किए थे ये तो सब कुछ उसके बरक्स हो गया। बाकी जो फॉल आउट हुआ उसका मुझे नहीं पता कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कैजुअल्टीज़ में आमतौर पे जो लोग फील्ड रिपोर्टिंग में रहे हैं, फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे हैं और उनको ये अंदाज़ा होगा कि जब हम गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं, तो हम समझते हैं कि वो डेड हो गए। ऐसा नहीं होता। कैजुअल्टीज़ में बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो ये कन्फ्यूजन और स्पेकुलेशंस हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि आपने जहां ज़ख्मी ले जाए गए वहां आपने मीडिया को नहीं जाने दिया गया। अगर आप मीडिया को जाने देते, फेयर रिपोर्टिंग होती, तो आज हमें सिचुएशन बहुत वाज़े तौर पे नज़र आती। दूसरी बात यह कि सलूशन क्या है। मैं बहुत लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स पे जाता नहीं हूँ, बहुत सीधा सा सलूशन है। कहाँ से ये आज वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच तो लें। और बलूचिस्तान असम्बली जो करारदाद पास कर रही है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी आज तक वो 70 का ज़ख़म नहीं दूर कर सकी जो नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाकर और बलूचिस्तान में ऑपरेशन वाला, आज वो एक और जमात पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। खुदा के लिए, आप पाबंदियां लगा लगा के क्या माजी से सबक नहीं सीख सकते आपने कि पाबंदियां लगा के क्या हासिल कर लिया आपने? दूसरे, शहबाज शरीफ जो बात कह रहे हैं, वो जो फितना है वो 8 फरवरी को जीत गया था शहबाज साहब। और अगर यकीन ना आए तो आप लाहौर का, सिर्फ लाहौर के इलेक्शंस का ऑडिट करवा लें।
अंदाज़ा हो जाएगा। दोनों पार्टी इस पर एग्री कर लें कि लाहौर के इलेक्शन के ऑडिट का जो रिज़ल्ट आएगा उसको 8 फरवरी का मैंडेट तस्लीम कर लिया जाएगा। आप करवा दें, वहाँ कौन कौन इलेक्शन लड़ा था उसका आप सामने रख लें, उसका ऑडिट करके जो है वो मंजर आम पे ले आएँ और दोनों पार्टी एग्री कर लें इस चीज़ पर। बाकी ये किसी को फितना कहना, किसी को तकरीबकार कहना, तो आपके पास कानून है। आपने किया था ना मतीउल्लाह जान के ऊपर, आइस का मुकदमा कर दिया, टेररिज्म का मुकदमा कर दिया। हम एंटी टेररिज्म कानून को इसी तरह तो इस्तेमाल करते रहे हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के। देखें, बाकी जब हम ये कहते हैं ना कि जो ताकतवर हैं वो सारा मसला हल करें, तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात ना करें। मीर क्या सादा थे बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। ये नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मसाइल ख़ुद हल करें। हम कब तक तीसरी क़ुव्वत की तरफ देखते रहेंगे? आप करें, चाहे पीटीआई है, पीटीआई को अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी, पीटीआई सबक सीखे। आज जितने लोग पीटीआई के ये दावे कर रहे हैं उनमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये जितने लीडर दावे कर रहे हैं इधर से लेके लंदन तक जो बैठे हुए हैं, इनमें से बताएं पीटीआई के कितने एमएनए, एमपीएस, प्रोविंशियल, नेशनल लीडर इस वक्त जेल में हैं? ये छोड़ दें जो पहले से गिरफ्तार हैं, मैं 24 फरवरी के बाद की सूरत हाल की बात कह रहा हूँ। किधर हैं ये सारे लोग? किधर थे जो आज पेशावर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या उधर से बयानात दे रहे हैं? कोई जो 20 वाला है वो भी वहाँ मौजूद नहीं था, जो 278 कह रहा है वो भी वहाँ मौजूद नहीं था, जो 40 कह रहा है वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। मौजूद तो सिर्फ वर्कर था और वो वर्कर गिरफ्तार हो गया। उसी वर्कर में बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, कुछ लोग मारे गए। तो इसकी जिम्मेदारी तो पहले पीटीआई की कोर कमेटी खुद एक्सेप्ट करे, एडमिट करे कि उनसे पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ ये, इसलिए कि आप फाइनल कॉल दे के अब आप क्या करेंगे, अगले मरहले में क्या करेंगे जब आपने एक फाइनल कॉल दे ही दी है। लेकिन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, प्राइम मिनिस्टर की ये लैंग्वेज नहीं होती। वज़ीर आज़म को अगर किसी पार्टी पर पाबंदी लगा लें, आपके पास कानून मौजूद है, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। लेकिन जब आप ये जुमले अदा करते हैं, जब वज़ीर आज़म का ये एक्सप्रेशन आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, आप कर लें, आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें किसी को, आपका इख्तियार है, साहिब इख्तियार हो, आग लगा दिया करो। तो आप कर लें, ये सारी चीज़ें करके देख लें। क्या इससे आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या पाबंदी लगाने से मईशत बेहतर हो जाएगी? एमल वली खान खुद बताएं, क्या नेशनल अवामी पार्टी के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई पर भी पाबंदी लगे? तो नेशनल अवामी पार्टी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आप पीटीआई पर पाबंदी लगाने से उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मतलब ये कि आप उनको उस तरफ पुश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, वो आउट लाउड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन जाएं। क्या करना चाह रहे हैं आप इस मुल्क को? क्या मुल्क का वज़ीर आज़म एक पॉपुलर पार्टी, एक सबसे बड़ी जमात के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? ना पीटीआई को ये ज़बान इस्तेमाल करनी है चाहिए, ना इस तरफ होनी चाहिए। जब तक आप पॉलिटिकल टॉलरेंस के कल्चर को फ़रोग़ नहीं देंगे, जब तक आप मुल्क के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आप इस तरह नहीं जा सकते कि आप सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगा दें, उसको गवर्नर राज लगा दें। शहबाज शरीफ साहब, पंजाब में जब पीपल्स पार्टी ने 2009 में गवर्नर राज लगाया था तो आपका क्या रिएक्शन था? या सिंध में जब आपने गवर्नर राज लगाया था तो आपका क्या रिएक्शन था? तो मेरा ख्याल है हमें स्टेबिलिटी की तरफ अगर जाना है तो डायलॉग की तरफ जाना है, और आसान सा सलूशन तो ये है कि लाहौर के इलेक्शन का ऑडिट करा दें। जो लाहौर का इलेक्शन जीत जाए वो इस चीज़ को तस्लीम कर ले कि वो मुल्क का इलेक्शन जीत गया है। ठीक है। बेनज़ीर, अलीना, आपने अभी इस टास्क फोर्स की बात की जिसमें आपने बताया कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इसको हेड करेंगे। असल में जो इस वक्त मसला बना हुआ है और जो हालात ख़राब हुए हैं वो हुए ही इसी वजह से है लीना, कि दोनों साइड से आपने हॉक्स को आगे कर दिया। उस तरफ से आपने बुशरा बीबी को आगे कर दिया, इस तरफ से आपने मोहसिन नकवी साहब को आगे कर दिया। दोनों अनइलेक्टेड हैं, दोनों सियासतदान नहीं है। तो मसला अगर आपने हल करना है तो आपने सियासतदानों को आगे लेके आना है। मैं बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें होना चाहिए, खास तौर पर उन अदारों को जिसकी वजह से आज मुल्क में हालात ख़राब है। दूसरी बात अलीना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कहना
कि सबसे ज्यादा बात हमें हुकूमत के बारे में करनी चाहिए। ये मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारे मुल्क में क्या ये अब एक नया नॉर्मल है कि आप इस्लामाबाद में लाइटें बंद कर दें और एक सियासी जमात पे हमला कर दें, और फिर जब उनकी लाशें गिरती हैं, लाशें गिरी हैं मज़हर साहब, एजाज ने इस पे रिपोर्टिंग की है, BBC उर्दू ने इस पे रिपोर्टिंग की है, चाहे एक जान गई हो चाहे 5 जाने गई हो, राना सनाउल्लाह साहब भी अब इस बात को मान गए हैं, लाशें गिरती हैं तो फिर आप झूठ बोलते हैं? क्या इतनी बेहिस है ये हुकूमत? क्या इसमें कोई इंसानियत नहीं है कि आप आके ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कोई गोलियां नहीं चली, कोई लाशें नहीं गिरी? तो बिल्कुल अनीना, सबसे ज्यादा तनकीद हुकूमत पे होनी चाहिए कि क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस हुकूमत की कि वो आके एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करते हैं एक सियासी जमात के खिलाफ, डायलॉग से मामले को हल नहीं करते, हॉक्स को आगे कर देते हैं जो अनइलेक्टेड है, मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब किस सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, और मामले को हल करने की कोशिश नहीं करते और उसके बाद झूठ बोलते हैं और अब कहते हैं हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा बात हुकूमत की होनी चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल एज शॉर्ट एज पॉसिबल। एजाज आपके पास 30 सेकंड है। मैं अलीना, पहली बात तो ये है कि एक तो बेनज़ीर ने बड़ी मासूमियत से कहा है कि इन्हें नहीं पता वो कौन सी सियासी जमात से हैं। मुझे यकीन है कि इन्हें पता है वो कौन सी सियासी जमात से। दूसरी बात ये है कि जो बात की मज़हर साहब ने जी, मैं जो मज़हर साहब ने बात की है, मज़हर साहब ने जो मज़हर साहब ने जो बात की है, उन्होंने बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को डायलॉग करना चाहिए, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। अब मसला यह है, एक बंदे के पास टॉलरेंस है यानी कि हुकूमत, और उनके पास मैंडेट नहीं है। दूसरा बंदा जो जेल में है उसके पास बज़ाहिर मैंडेट है, सपोर्ट है, लेकिन उसके पास टॉलरेंस नहीं है। और एक तीसरा फ्रीक भी है जिसके पास ना मैंडेट है और ना टॉलरेंस है, लेकिन इख्तियार सारा है। अब ये इनके पास सब कुछ है, ठीक है, इरशाद भट्टी साहब के पास सब कुछ है, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि मसला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आए, ये रियलाइजेशन जब तक नहीं आएगी ना सबको, और उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। मैं ये नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई कह रही है कि बातचीत उन्हीं से करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार है, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यही तो मसला गलत है, यही तो मसला गलत है, रियलाइजेशन ही नहीं है। रियलाइजेशन आनी चाहिए ना। एक सेकंड माजरत, एजाज जब आप ये कहते हैं, आप जब कहते हैं ताकतवर हल्के बैठ के सारा जो डायलॉग है ये करवाएं, वो मीडिएटर्स बने या वो लीड करें, इनिशिएटर्स बने, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो करवाएं, मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करवाएं। इशू ये है कि उनको रियलाइजेशन आनी चाहिए, रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि आप ये देखिए, आप देखिए 4 सूबे हैं, इरशाद भट्टी नहीं है, बात ये 4 सूबे हैं, 2 सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, वहां पर आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पंजाब जो पॉलिटिक्स का गढ़ है आबादी के एतबार से, वहां पर आपकी पॉलिटिकल हेजेमनी चैलेंज हो गई है। बात तो आपने भी की है सर, आप भी कितने मासूम हैं, 75 साल से जहां सारा का सारा मामला है, जहां सारी की सारी एक से दूसरा कदम आगे बढ़ा के सारी की सारी पावर ले ली, तो उसके बाद कहते हैं कि वो रियलाइज करें। मेरी जान छूटी। ओके जी, मैं सबकी जान छोड़ देती हूँ क्योंकि आज हमारे पास प्रोग्राम में वक्त ही खत्म हो गया। हालांकि मजा अब आने शुरू हुआ था इस कॉन्वर्सेशन का, बट अल्लाह हाफिज।